Assalamualaikum everyone. Welcome to Research Ideas YouTube channel. In this video, we are going to see the practical implementation of decision trees. So, without wasting any time, let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को जो है इम्पोर्ट कर रही हूँ। इम्पोर्ट pandas as pd और विजुलाइजेशंस के लिए matplotlib.pyplot, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड आइरिस। इसमें बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आइरिस डेटा सेट को यूज़ कर रही हूँ और उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डिसीजन ट्री पे पोस्ट प्रूनिंग अप्लाई करेंगे। और अगर आपको आइडिया हो तो पोस्ट प्रूनिंग के अंदर हम जो है छोटे डेटा सेट पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आइरिस का डेटा सेट ले रही हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड आइरिस। आइरिस का डेटा सेट जो है वो इम्पोर्ट कर लिया है। उसके बाद लोड आइरिस फंक्शन के थ्रू जो है आइरिस का डेटा सेट आइरिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें, हम देख सकते हैं कि ये देखें, हम देख सकते हैं कि इस आइरिस के डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में जो फर्स्ट की जो हमें नज़र आ रही है वो डेटा के नाम से और डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ है हमारे पास, ये सारी, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। उसके अलावा जो दूसरी की है वो है हमारे पास टारगेट नेम्स, ठीक है। टारगेट नेम्स बेसिकली ये हमारा जो है वो टारगेट वेरिएबल है, बल्कि ये टारगेट वेरिएबल है और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसके अलावा टारगेट नेम के अंदर हमारे पास कॉलम के नेम्स हैं, ठीक है। सेटोसा वर्सिकुलर कॉलम के नेम नहीं, बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज के नेम है, सेटोसा वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ठीक है। तो एक डिक्शनरी की फॉर्म में मुझे जो है वो डेटा सेट मेरा जो है लोड हुआ है। और अब मैं क्या करती हूँ, आइरिस डॉट डेटा करूँगी तो जो डाटा वाली की के कॉरस्पॉन्डिंग सारा कुछ जो था ना, जो वैल्यूज़ थी वो सारी इधर मुझे शो हो जाएंगी, ये देखें। इसके बाद मैं करती हूँ आइरिस डॉट टारगेट। टारगेट हमारा टारगेट वेरिएबल है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वो देखें 0 1 और 2 ये लेबल्स हमें शो हो रहे हैं। हमें पता है बेसिकली कि आइरिस डेटा सेट के अंदर जो स्पीशीज़ कॉलम होता है ना, उसके अंदर 3 क्लासेस हैं या 3 कैटेगरीज हैं, सेटोसा वर्सिकुलर और वर्जिनिका। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं ये। और इम्पोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस विजुलाइजेशंस के लिए इनको सीबॉर्न को हम यूज़ करते हैं। तो डीएफ के अंदर बेसिकली एक तो हमें पता है ना कि आइरिस के थ्रू जो है वो हम ये भी कर सकते थे, लेकिन एसएनएस के थ्रू अगर हम इस डेटा सेट को लोड करें ना आइरिस का नेम लेके, तो हमें ऑलरेडी ये जो है वो हमें जो है टारगेट और डेटा को सेट नहीं करना पड़ता। हम देख सकते हैं कि हम जो है अगर इसको मैं करूँगी ना डीएफ डॉट हेड, तो मुझे ये ऑलरेडी डेटा फ्रेम की फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैं ऊपर वाले को यूज़ करती ना, जैसे आइरिस के अंदर जो मैंने स्टोर करवाया है, तो आप देख सकते हैं कि आइरिस के अंदर डाटा अलग है, टारगेट अलग है और फीचर नेम अलग है। वो मुझे कॉलम के नेम्स भी सेट करने पड़ने थे, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि मैं सीबॉर्न के अंदर ही जो है वो यूज़ कर लूँगी, तो मुझे डेटा फ्रेम की फॉर्म में जो है वो डेटा सेट सारा मिल गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट फीचर्स में जो है सेपरेट करना है। df डॉट आई लॉग के थ्रू जो है वो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स में जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। इसका आई लॉग के अंदर हमने स्पेसिफाई किया है एक कॉलन और कॉलन -1, ठीक है। कॉलन का क्या मतलब है कि अच्छा पहले जो हम लिखते हैं वो रोज़ लिखते हैं और इधर जो लिखते हैं हम कॉलम्स लिखते हैं। कॉलन का मतलब है, इधर ये वाले कॉलन का मतलब है कि तमाम रोज़, ठीक है, तमाम रोज़। और इधर है कॉलन -1, इसका मतलब है कि तमाम कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट कॉलम, ठीक है। -1 से हम लास्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर कौन सा लास्ट कॉलम है, स्पीशीज़ वाला। और डेफिनेटली तमाम रोज़ तमाम कॉलम्स की एक्सेप्ट लास्ट वन।
और लास्ट वन को क्यों नहीं इंक्लूड किया? डेफिनेटली हमारा ये इंडिपेंडेंट फीचर है और लास्ट वन तो हमारे टारगेट फीचर है ना, तो उसको हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे। और वाई में हमने क्या किया है, आइरिस डॉट टारगेट। आइरिस डॉट टारगेट, ये जो ऊपर आइरिस हमारा डेटा सेट था ना, मैंने आपको दिखाया था, एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये देखें, आइरिस के अंदर ये था ना टारगेट, जिसमें हमारे टारगेट वेरिएबल था, ठीक है। तो वो हमने इसको इक्वल कर लिया है इसके वाई के इक्वल, ठीक है। अब हम एक्स वाई को प्रिंट करके देखते हैं। हम देख सकते हैं कि एक्स के अंदर हमारा डेटा फ्रेम है, तमाम कॉलम्स है एक्सेप्ट स्पीशीज़ कॉलम, और तमाम रोज़ हैं कॉलम्स की, और वाई के अंदर हमारा टारगेट कॉलम है। उसके बाद हम करेंगे sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो बेसिकली sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे अपने ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के अंदर डिवाइड करने के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इधर से मैं बेसिकली अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड जो है ना sklearn की डॉक्यूमेंटेशन में से यूज़ कर सकती हूँ। ये देखें, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसके बाद ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये सारा कोड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यही कोड मैंने इधर लिखा हुआ है, और इसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हमारा टेस्ट डेटा है, और टेस्ट साइज इक्वल टू 0.33 का मतलब है कि 33% जो है वो हमारा टेस्ट डेटा है और 72% हमारा ट्रेनिंग डेटा है। और रैंडम स्टेट का एक पैरामीटर मैंने यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया है ताकि बार बार जो डाटा पिक किया जा रहा है, जो डाइवर्स डाटा लिया जा रहा है टेस्ट डेटा के लिए और ट्रेनिंग डेटा के लिए, वो सेम डेटा ही बार बार पिक किया जाए, ठीक है। रैंडम स्टेट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया हुआ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी, और आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक्स ट्रेन मैंने प्रिंट करवाया है, ठीक है। प्रिंट करवाया तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम कॉलम्स मौजूद हैं एक्सेप्ट द स्पीशी कॉलम, ठीक है, स्पीशीज़। अब हम क्या करें, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट decision ट्री क्लासीफायर। इधर से ना मैं sklearn से decision ट्री ओपन कर लेती हूँ। हम देख सकते हैं ये फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट decision ट्री क्लासीफायर, और इस decision ट्री क्लासीफायर के अंदर हमारे पास बहुत से पैरामीटर्स हैं, जैसे ये क्राइटेरियन है, स्प्लिटर है, मैक्स डेप्थ है। फ़िलहाल जो मैक्स डेप्थ है वो नन के इक्वल जो है वो हुई है, मिनिमम सैम्पल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स को भी हम सेट कर सकते हैं। तो बैक टू द नोटबुक, ये सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया decision ट्री क्लासीफायर को, और उसके बाद मैंने क्या किया है, ट्री मॉडल के नाम से एक इंस्टेंस बना लिया decision ट्री क्लासीफायर का, ट्री मॉडल के नेम से। इसकी जगह कोई और नेम भी आप रख सकते हैं, मॉडल रख सकते हैं, ट्री रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्री मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन मैंने फिट कर दिया अपने ट्रेनिंग डेटा को, और इसके बाद फ्रॉम sklearn, अच्छा अब हमने ट्रेन तो कर लिया अपने मॉडल को, अब हम विजुअलाइज़ करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो, हमारी decision ट्री है वो कैसी बनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, sklearn import ट्री और plt डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 1510। ये जो मैटप्लॉटलिब के अंदर एक फंक्शन होता है फिगर का, जिसके अंदर फिग साइज जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं 15/10 की जो है ना इमेज, वो मुझे शो करता है, वो जो मुझे प्लॉट शो कर रहा है ना, ये जो decision ट्री शो कर रहा है वो 15/10 की शो कर रहा है। अगर मैं इधर कर दूँ 12/10, तो देखिएगा आपकी इसका साइज़ जो है वो चेंज होगा। बेसिकली ये हम सिर्फ साइज़ के लिए स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी फिगर का या हमारी decision ट्री का साइज़ क्या होगा।
तो वो बेसिकली ये जो है वो डिसीजन ट्री बहुत बड़ी है ना, इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि शायद साइज़ कम नहीं हुआ, लेकिन इसको जो है ना वैल्यू चेंज करने से साइज़ में जो है फ़र्क आता है। ठीक है, ये साइज़ के लिए है। और उसके बाद है ट्री डॉट प्लॉट ट्री। ठीक है, ट्री डॉट प्लॉट ट्री का फंक्शन है और उसके अंदर ट्री मॉडल दिया अपना जो इंस्टेंस था ना जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर का, वो दिया है। और ये एक पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई किया, फील्ड इज इक्वल टू ट्रू। फील्ड इज इक्वल टू ट्रू से क्या होता है कि जो डिसीजन ट्री बनेगी ना, इसके अंदर ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर कलर्स हुए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इस पैरामीटर को रिमूव करके देखती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, कोई कलर्स नहीं आ रहे, तो इसलिए ये फील्ड इज इक्वल टू ट्रू का पैरामीटर है। फील्ड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, फील्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री में हो क्या रहा है। बेसिकली एक्स के अंदर 2 का मतलब है कि हमने जो है वो सेकंड वाला कॉलम यूज़ किया। फर्स्ट वाला सेपल लेंथ है, सेकंड वाला सेपल विड्थ है। इसका मतलब है कि हमने सेपल विड्थ का कॉलम यूज़ किया है। और हम क्या कर रहे हैं, इसकी गिनी जो है ना वो 0.666 है। अब याद रखिएगा कि जो गिनी इम्प्योरिटी है ना वो हमेशा 0 to 0.5 के बीच में जो है वो होगी। ठीक है, और जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ शो कर रही हैं 31 शो कर रहा है सेटोसा को, 35 शो कर रहा है वर्सिकुलर को, और 34 वर्जिनिका को शो कर रहा है। ठीक है, आप ऊपर से इसकी तरतीब देख लीजिएगा कि इसकी यही तरतीब है ना, कि जो बेसिकली 3 क्लासेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, अब जब इस ट्री को हमने स्प्लिट किया तो गिनी आ गई 0.0। अब गिनी 0.0 आने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्योर स्प्लिट है। ठीक है, और जब भी हमारे पास प्योर स्प्लिट होता है ना तो हम उसको दोबारा से जो है वो स्प्लिट नहीं करते, लीफ नोड्स के अंदर दोबारा से स्प्लिट नहीं करते। ठीक है, तो इधर वैल्यू आ रही है 31 और 0 इसका मतलब है कि इस तरफ से जो भी स्प्लिट होगा वो क्या होगा, 31 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सेटोसा को, कि जो भी इस तरह से स्प्लिट होगा वो वैल्यू किससे बिलोंग कर रही होगी, सेटोसा से। ठीक है, इसके अलावा इधर गिनी इम्प्योरिटी क्या है 0.5। 0.5 का तो बिल्कुल मतलब ये है कि ये इम्प्योर स्प्लिट है। ठीक है, या तो 0 हो तो हमें पता चले ना कि ये प्योर स्प्लिट है, लेकिन इधर 0.5 है तो मतलब इम्प्योर स्प्लिट है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद स्प्लिट करें और हम देख सकते हैं कि लास्ट तक यही वाली स्प्लिट हो रही है। ठीक है, लास्ट तक इसी नोड को जो है वो हम स्प्लिट करते जा रहे हैं, मज़ीद स्प्लिट करते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इधर वैल्यू है 35 34। ठीक है, कि मतलब सेटोसा की वैल्यू 0 है, मतलब इस नोड से जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सेटोसा तो नहीं होंगी, या वर्सिकुलर होंगी या वर्जिनिका होंगी। अब हम देखते हैं कि इधर एक्स के अंदर 3 है, इसका मतलब है कि हम थर्ड वाले कॉलम को यूज़ कर रहे हैं, पेटल लेंथ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेटल लेंथ को यूज़ कर रहे हैं, एक्स इंटू 3 ये स्पेसिफाई करता है। और इसके बाद अगर हम देखें कि इसको स्प्लिट किया जा रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इधर वैल्यू है 0 34 और 4। इसका मतलब है कि इस नोड से जितने भी वैल्यूज़ आगे होंगी वो या तो होंगी वर्सिकुलर या होंगी वर्जिनिका। ठीक है, और इस नोड से जितनी भी वैल्यू नीचे स्प्लिट होके जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो होंगी या तो वर्सिकुलर या तो वर्जिनिका। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 34 है वर्सिकुलर और 4 वर्जिनिका है, तो मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वही होंगी ना, जितनी भी हमें वैल्यूज़ आगे मिलेंगी या जितने भी नोड्स को हम स्प्लिट करके जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी वो वर्सिकुलर होंगी, वर्जिनिका नहीं होंगी, क्योंकि वर्सिकुलर का नंबर हाई है 34 है। तो इसका मतलब है कि मुझे इतना ज़्यादा स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इतना ज़्यादा स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे ऊपर से ही देख के पता चला था कि जो भी वैल्यूज़ होंगी वर्सिकुलर की होंगी। और यहाँ पे भी सेम केस है कि 30 वर्जिनिका है, तो जाहिर सी बात है कि वर्जिनिका ही होंगी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे पोस्ट प्रूनिंग अप्लाई करती हूँ। अब पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिकली ये देखें,
पोस्ट प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली डिसीजन ट्री के अंदर ना हमारी ना एक जब भी हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं ना, हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट कर जाता है। ओवरफिट का क्या मतलब है कि उसने हमारे ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा लर्न कर लिया है, लेकिन टेस्ट डेटा पे जो है वो उसने अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिए। ठीक है, होता क्या है कि डिसीजन ट्री में ना हमारा जितनी ज़्यादा जो है वो हमारी डिसीजन ट्री की डेप्थ होगी ना, जैसे हम इस इधर देख सकते हैं कि हमारी डिसीजन ट्री कितनी डीप है, उतनी ज़्यादा जो है वो ओवरफिटिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा डिसीजन ट्री को हम स्प्लिट करेंगे ना, उतने कम हमारा डेटा जो है वो नोड्स के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक नोड है, उसको हमने इतना स्प्लिट किया कि उसके अंदर 3 डाटा पॉइंट्स हैं। अब जो मॉडल 3 डाटा पॉइंट्स पे उसने लर्न किया है, वो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेस्ट डेटा पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इससे हमारी ओवरफिटिंग होगी। तो ओवरफिटिंग को बचाने के लिए हम प्रूनिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और प्रूनिंग के अंदर 2 टेक्निक्स हैं, एक प्री प्रूनिंग है और एक पोस्ट प्रूनिंग है। बेसिकली जब हमारे पास छोटा डेटा सेट होता है ना, तब हम पोस्ट प्रूनिंग अप्लाई करते हैं, और जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट होता है तब हम प्री प्रूनिंग अप्लाई करते हैं। इधर हमने आइरिस का डेटा सेट लिया था जो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हम इधर पोस्ट प्रूनिंग अप्लाई करेंगे। अब पोस्ट प्रूनिंग में हम करेंगे क्या, इधर हम देख सकते हैं sklearn के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इधर है हमारे पास मैक्स डेप्थ। ठीक है, मैक्स डेप्थ बाय डिफ़ॉल्ट नन के इक्वल है। ठीक है, हमने इधर कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया, तो मतलब मैक्स डेप्थ हमारे पास नन के इक्वल है। ये देखें, इधर भी देख सकते हैं मैक्स डेप्थ हमारे पास नन के इक्वल है। ठीक है, तो ये है कि हमें पता है कि ये हमारा रूट है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो मैक्स डेप्थ अगर 2 होगी तभी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसके बाद जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे वो वर्सिकुलर से बिलोंग करते होंगे, इसके बाद जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे वो वर्जिनिका से बिलोंग करते होंगे। तो इसके लिए हम पोस्टपोन करेंगे, अपनी डिसीजन ट्री के लेवल को एक कट कर देंगे। ठीक है, उसको एक लिमिटेड लेवल तक रखेंगे। तो उसके लिए मैं एक पैरामीटर स्पेसिफाई करूँगी मैक्स डेप्थ का। ठीक है, इधर मैंने मैक्स डेप्थ 2 के इक्वल लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे डिसीजन ट्री में क्या चेंज आता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी डिसीजन ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि हमने इसको कट कर दिया अपनी डिसीजन ट्री को अननेसेसरी लेवल, अननेसेसरी जो थी ना उसकी रूट्स या लीव्स, तो अननेसेसरी स्प्लिट को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ताकि ओवर फिटिंग से हम बचा सकें और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो गेन कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ट्री मॉडल जो हमारा इंस्टेंस था डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट करके और वाई प्रिडिक्ट में उसकी जो है वैल्यू स्टोर करा दी है। और अब देख सकते हैं वाई प्रिडिक्ट की क्या वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये वाई प्रिडिक्ट की वैल्यूज़ हैं हमारे पास सारी। ठीक है, और फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब हमें पता तो चल गया, हमने प्रिडिक्शन तो कर ली है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारी प्रिडिक्शन ठीक भी है या नहीं। तो उसके लिए हम एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। चूँकि हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक्यूरेसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर को यूज़ कर रहे होते तो हम रिग्रेशन के रिलेटेड जो एवेलुएशन मैट्रिक्स हैं, जैसे कि मीन स्क्वायर एरर है और R2 स्कोर, इस तरह के उनको यूज़ करते। ठीक है, तो इधर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम एक्यूरेसी को यूज़ कर रहे हैं। और एक्यूरेसी के अंदर हम वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट को पास करते हैं। वाई प्रिडिक्ट हमारे प्रिडिक्टेड लेबल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई टेस्ट हमारे ट्रुथ लेबल्स को, जो ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स हैं ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारी एक स्कोर जो है वो 0.98% आया, जो बहुत अच्छा स्कोर है। और इसके बाद अगर हम अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिंट करके देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 97, 98 और इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट डिसीजन ट्री प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और इसके साथ साथ इसमें इसी वीडियो के अंदर हमने पोस्ट प्रूनिंग को भी डिस्कस किया था, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी बात अच्छी लगी है या फिर कुछ भी जो है आपको नया सीखने को मिला है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो
और इसके अलावा इस तरह की डिफरेंट वीडियोस रिसर्च आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। न्यू वीडियोस को मिस ना करने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा मैंने जो है वो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिफरेंट मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट की हुई हैं इसी चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। इस नोटबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू डाउनलोड द नोटबुक और ख़ुद से जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें, नोटबुक को रन करें और आप किसी और डेटा सेट पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।